नमस्कार, मैं सुनील दत्त आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो नेचर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर जो 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हमने पहले 2 वीडियोस बनाए हैं जिनमें कंप्लीट चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया है। अब इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर पर बेस्ड उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप पहले जो 2 वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डू नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी ट्रेसिस। यानी कुछ समय के बाद हम पाते हैं कि जो नैप्थलीन बॉल्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। यानी यहाँ पर जो फैक्टर हमें समझना पड़ेगा वो फैक्टर है हमारा सब्लिमेशन। हमने पिछले वीडियो में सब्लिमेशन को लेकर के कंप्लीट डिस्कशन किया था कि सब्लिमेशन जो है वो क्या होता है, तो उसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो क्या है जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट इन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो नैप्थलीन बॉल्स हैं, नैप्थलीन बॉल्स भी यहाँ सब्लिमेशन के प्रोसेस के अंदर चलते हैं। ये डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और पीछे कोई भी ट्रेसिस यानी रेजिड्यू नहीं बचेगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू सब्लिमेशन नैप्थलीन बॉल्स कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द gaseous state of matter without leaving any residue और without changing in the liquid form। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड आर जनरली हैवी वाइल गैसेज आर लाइट, एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि सॉलिड जो है वो प्राय भारी होते हैं जबकि गैस हल्की होती है, ऐसा क्यों है। अब ये जो फैक्टर रहेगा ये होता है आपका डेंसिटी का फैक्टर। इसके लिए हमें डेंसिटी को समझना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या है। अब डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम। अब मास जो है वो हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और मास डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मटेरियल के वो कितने टाइटली पैक्ड हैं उस पर डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब हम बात करेंगे कि जिसका मास ज़्यादा है तो मास ज़्यादा किसका होगा, सॉलिड का होगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और स्पेस कहाँ ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा आपका जनरली इन द गैसेस में, गैसेस में स्पेस ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई, सॉलिड की ज़्यादा हुई, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो क्या होगा, हैवी होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कैसा होगा, लाइट इन वेट होगा। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि गैसेस के पार्टिकल्स का स्पेस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डेंसिटी कम रहती है, जबकि सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा रहती है। उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो हैं वो भारी होते हैं जबकि गैसेस जो हैं वो लाइट इन वेट होते हैं। उसके बाद हम हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपन टू टेम्परेचर ऑफ सॉलिड वंस इट स्टार्ट मेल्टिंग। कि कोई भी हमारे पास सॉलिड है उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब वो मेल्टिंग करना शुरू कर देता है तो उसके बाद टेम्परेचर का क्या होता है। यानी ये क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी जब भी हम किसी पदार्थ को हम मेल्ट कर रहे हैं तो वो रेगुलरली फिर मेल्ट होता जाएगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो हमें नज़र नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको गुप्त ऊष्मा। यानी किसी भी
कोई भी पदार्थ है उसको यदि हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसका मेल्टिंग जो पॉइंट आएगा, उसके बाद में जो हमने टोटल एनर्जी प्रोवाइड की है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन जो हीट हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, तो वहाँ हम कहेंगे कि वो कौन सी हीट है, लेटेंट हीट है। इस वजह से ऐसा होता है। उसके बाद नंबर 4 जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है गैसेज टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर केप्ट। ये एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे पास ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर हमने गैसेज को रखा हुआ है। अब यहाँ जैसे ही हम गैस को रखेंगे तो गैस के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होता है, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे इधर उधर। तो जब ये इधर उधर मूव करते हैं तो पूरे कंटेनर के अंदर ये फैल जाते हैं। पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि उस कंटेनर की शेप किसने एक्वायर कर ली है, उस कंटेनर की जो शेप है वो एक्वायर कर ली गैस के पार्टिकल्स ने। तो यहाँ से हमें ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि जो गैस हैं वो उनकी खुद की कोई शेप नहीं है, दे एक्वायर द शेप ऑफ गिवन कंटेनर और यू कैन से दैट इन विच दे कैप्ट। फिर जिस भी कंटेनर के अंदर वो रखे जाते हैं उस कंटेनर की शेप को वो एक्वायर कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है नंबर 5 जनरली लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करता है मास पे और सॉलिड का मास ज़्यादा है और वॉल्यूम कम होता है। तो इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। उसके बावजूद भी इसने कहा है बट आइस फ्लोट ऑन वाटर, वाई? क्योंकि आइस जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड में है। अब ऐसा क्यों है? तो जो आइस है वो वास्तव में क्या है, वाटर। और वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप है और उस गैप में एयर प्रेजेंट होगी। उस एयर की वजह से ये जब फ्रीज होगा तो ये एयर भी साथ में ही फ्रीज हो जाएगी। तो पानी का जो लेवल होता है, यदि किसी वेसल में हमने बर्फ़ बनाई है तो जहाँ तक पानी का लेवल था बर्फ़ का लेवल उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि इसमें एयर के पार्टिकल्स होंगे। अब एयर के पार्टिकल होने की वजह से ये जो आइस है, इस आइस के द्वारा जितना स्पेस वाटर के ऊपर ऑक्यूपाई किया जाएगा वो जो स्पेस है और उस स्पेस में जितना मास बनता है वाटर का, वो मास इस आइस के मास से कम है। आइस के मास से कम होगा तो आइस के मास से यदि यहाँ पर जिस आइस का जो मास है वो उस वाटर ऑक्यूपाई से यदि कम रहता है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इस पानी से कम हो जाती है। तो इसकी डेंसिटी इस पानी से कम होगी तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब आइस की डेंसिटी उस वाटर के मास के अकॉर्डिंग कम है तो वहाँ हम डेफिनेटली ये कहेंगे कि जिसकी डेंसिटी कम है वो इस पर फ्लोट करेगा। वैसे हम बात करते हैं कि जो ये फ्लोट का और सिंकिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है वास्तव में, कि कोई भी चीज़ कब फ्लोट करेगी और कब वो सिंक करती है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। 2 फैक्टर इसके लिए वेरी करते हैं, मास और एक होता है वॉल्यूम। भी मास यदि ज़्यादा है किससे, वॉल्यूम से। मास ज़्यादा होगा तो वो बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी। सिंक मतलब वो डूब जाएगी। और यदि मास इज़ लेस देन, यदि हम कहें कि मास इज़ लेस देन वॉल्यूम देन बॉडी विल बी फ्लोट। तो यहाँ हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो मास है, किसका मास, आइस का जो मास है वो वाटर के मास से जितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है उससे कम है। इस वजह से जो आइस है वो यहाँ पर फ्लोट करती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वाई इज इट नॉट प्रॉपर टू रिगार्ड द गैसियस स्टेट ऑफ अमोनिया एज वेपर। हम देखते हैं कि अमोनिया को हीटअप करने के बाद भी वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? देखो बेसिक फिनोमिना क्या होता है, सबसे पहले है सॉलिड।
सॉलिड को हीट देने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड को हीट मिलने वो गैस यानी हम बोल सकते हैं कि वेपर्स में कन्वर्ट होगा। यही तो फिनोमिना है। जबकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो अमोनिया गैस है वो रूम टेम्परेचर पर ऑलरेडी ही किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में होती है। तो वो रूम टेम्परेचर पर पहले से ही गैसियस फॉर्म में है, तो वो वेपर्स में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से अमोनिया जो गैस है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर द सेम टेम्परेचर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि सेम टेम्परेचर यानी 273 पर ही तो हमने आइस है और उतने टेम्परेचर पर पानी है। यहाँ पर तो हम मान लेते हैं कि ये आइस है और यहाँ पर वही सेम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास यहाँ वाटर प्रेजेंट है। फिर भी इन दोनों में हम देखते हैं कि जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग दे रही है और जो वाटर है वो कम कूलिंग देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आइस है वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है और ये कन्वर्ट किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। और ये हीट कहाँ से लेगा, इन्वायरमेंट से लेगा। इसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से ये हीट को अब्जॉर्ब करेगा। हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो हम कैसा फील करेंगे, कूल फील करेंगे। इसी वजह से ऐसा होता है। जबकि जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, वो लिक्विड में है और वो किस फॉर्म में जा सकता है, गैस फॉर्म में। लेकिन टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन है, तो गैसियस में तो ये नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या है कि इसका स्टेट चेंज नहीं होगा तो इसको इन्वायरमेंट से किसी भी प्रकार का कोई भी टेम्परेचर अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड में वाटर है हमारे पास वो कभी भी अपने इन्वायरमेंट से हीट को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हमें कम कूलिंग महसूस होगी। जबकि हम आइस की बात करें तो आइस अपने इन्वायरमेंट से रेगुलरली हीट को अब्जॉर्ब करेगा। तो उस हीट के अब्जॉर्प्शन की वजह से, लगातार हीट के अब्जॉर्प्शन की वजह से ये ज़्यादा कूलिंग देता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Why does steam produce more burn on skin as compared to the boiling water? जो boiling water है वो जबकि कम पेन देगा और जो स्टीम है उससे यदि हाथ जलेगा तो स्किन जो है वो ज़्यादा हमें पेन महसूस होता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करने के बाद बाहर आएगी और जो बॉइलिंग वाटर है वो क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही है यहाँ पर। जबकि स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करके बाहर जब निकलेगी तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि हम ये सिंपली बोल सकते हैं कि ये तो है ओनली 100% और यहाँ है मोर देन 100% स्टीम, क्योंकि जो 100% टेम्परेचर गेन करके जो बाहर आएगा वो मोर देन 100 में काउंट होगा। अब मोर देन 100 में ये काउंट हो रहा है यानी इसका तो ये बोल सकते हैं हम कि इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो चुका है और यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना है। वेपराइजेशन का मतलब यहाँ पर तो अभी ये लिक्विड फॉर्म में ही है, वेपर्स में जाएगा, लेकिन ये वेपर्स में आ चुका है। इसका मतलब यहाँ लिक्विड से वेपर्स यानी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग वाटर की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टीम जो है वो ज़्यादा पेन प्रोड्यूस कर सकता है यदि हम बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में बात करें। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हैवियर। अब कोई भी चीज़ हैवी होती है तो वो क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी या फिर कोई लेयर बनाएगी। किससे भारी है ये? देन बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से, दोनों से भारी है। वाई डज नॉट फॉर्म ए लेयर इन द एटमोसफियर, फिर भी ये किसी इन्वायरमेंट के अंदर लेयर नहीं बना रही है, ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा क्यों होगा?
अब देखिए क्या है, एक हमने प्रोसेस पढ़ा था डिफ्यूज़न, पिछला वीडियो है आप उस वीडियो को देखेंगे तो हमने डिफ्यूज़न पढ़ा। अब ये डिफ्यूज़न क्या है, देखो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। हमने एक कॉर्नर में क्या कर दिया कि एक हमारे पास है अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक बोल सकते हैं। तो इंसेंस स्टिक को हमने जलाया, जलाने के बाद हम देखते हैं कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली इस इन्वायरमेंट के अंदर फैलते जाएंगे और पूरे रूम के अंदर वो फैल जाते हैं। पूरे रूम के अंदर ये पार्टिकल्स फैल जाएंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर क्या हुआ कि डिफ्यूज़न जो है वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है। डिफ्यूज़न कभी भी ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा नहीं है कि वो भारी है तो उसको वो ग्रेविटी की वजह से पूरे इन्वायरमेंट में एक लेयर बना लेगी, ऐसा नहीं है। वो पूरे इन्वायरमेंट में लेयर नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि डिफ्यूज़न ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता। इसी वजह से डिफ्यूज़न के प्रोसेस की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरे इन्वायरमेंट में यूनिफॉर्मली जो है वो सेपरेटेड होगी, पूरी तरह से फैली हुई होगी। उसके बाद आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है और वो है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज रिगार्डेड बेटर देन द सेल्सियस स्केल वाई। ये क्वेश्चन भी आप इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं। देखो क्या है इन्होंने कहा कि केल्विन जो है वो सेल्सियस स्केल से ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लैबोरेटरी में आप जाएंगे तो मोस्टली केल्विन स्केल का यूज होगा। ऐसा क्यों है? देखो सेल्सियस की हम बात करें तो सेल्सियस जो है वो वेरी करता है 0 डिग्री से 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करेगा। जब हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन 273 से चलता है और 373 तक जाता है। अब यहाँ यदि 0 डिग्री से कम कोई टेम्परेचर है तो सेल्सियस का तो माइनस में आ जाएगा। मान लो 15 है तो वो माइनस में आ गया, या 20 है तो उस 20 को माइनस में लिखना पड़ेगा हमें। जबकि इसी को हम यदि केल्विन में देखें, केल्विन में देखते हैं तो क्या करते हैं हम, देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। यदि हम केल्विन में इसको कन्वर्ट करते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं भाई। जब सेल्सियस हमें गिवन है, जब हमें सेल्सियस गिवन होगा तो उसके अंदर हम 273 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें -15 डिग्री सेल्सियस गिवन है और इसमें से हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्लस करेंगे केल्विन निकालने के लिए। केल्विन निकालने के लिए प्लस करेंगे इसमें 273, तो ये माइनस का होगा 15, तो ये 15 इसमें से माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 258। अब हमारे पास 258 आ गया। अब ये 258 जो है वो किस में आ गया, केल्विन में आ गया, और इसका आंसर किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि केल्विन की जो डिग्री है, केल्विन का जो आंसर है वो हमेशा किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। यहाँ नेगेटिव का कोई फैक्टर नहीं होता, और पॉजिटिव में आने की वजह से ही हम केल्विन को ज़्यादा यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में भी और जहाँ भी कोई काम होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज रिगार्डेड बेटर दैन द सेल्सियस स्केल, इसी वजह से। तो ये आज की वीडियो हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो हमारे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग से रिलेटेड हैं। और ये वो क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।